बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़ूम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर कहते हैं कि अब हालात बिगड़ रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट भी अब शायद दोबारा से स्ट्रेटजी चेंज कर रही है, सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और कल रात से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें सिंध भी है, KP है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाके जो हैं अब सील किए जा रहे हैं प्रॉपर। और ये बड़े शहरों में ज़्यादा हो रहा है। कोयटा से पेशावर, कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ एरियाज़ को सील केसेस की बुनियाद पर किया जा रहा है। और उसकी रेशो ये होगी कि रेजिडेंट्स को आने और जाने की इजाज़त होगी, लेकिन गाड़ी में 2 से 3 लोग सवार नहीं हो सकेंगे उस एरिया से बाहर या अंदर आते हुए। किसी भी आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं होगा, ताकि वो जो क्वारंटीन का टाइम है 14 रोज़ का, वो पूरा किया जा सके और वो इलाका जो है वो खुद ब खुद सैनिटाइजेशन की तरफ जाए। सो ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सोच के कुछ डिसीजन लिया गया है, बट आई रियली होप कि इसके इम्पैक्ट्स आए, क्योंकि अब उधर लास्ट 24 आवर्स में 136 नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। आपने जिक्र किया कि गाड़ियों में 2 से 3 अफराद, ऑब्वियसली गाड़ी में जब एक ज़रूरी काम है तो वो अब पुलिस ये देखेगी, इंतज़ामिया ये देखेगी कि आपको क्या ज़रूरी काम है। अगर आपने वाकई घर के लिए ग्रॉसरी लेने जानी तो एक शख्स बहुत ज़रूरी है, और बाकी वो SOP दिए हुए हैं कि क्या ज़रूरी काम हो सकते हैं। हुआ ये कि बाइक्स पर, गाड़ियों पर लोग 5-5, 6-6 अफराद, बाइक पर भी 4-4 लोग बैठ कर जा रहे हैं, तो फिर ज़रूरी काम तो नहीं हुआ ना, उससे सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो नहीं हो पा रही थी। खैर, ये और बहुत कुछ आज सिंध का बजट भी पेश किया जा रहा है, और इसके साथ साथ कुछ वज़रा के बयानात भी हैं जो कल से ज़ेरे बहस हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। विफाक और पंजाब के बाद आज सिंध हुकूमत 2020 और 2021 का बजट पेश करेगी। बजट का मजमूई हुजम 1000 अरब होगा। 5 से 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। कराची में भी कोरोना बेकाबू, 16 यूनियन काउंसिल्स को भी सील करने का फैसला। पेशावर के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। सवात में 489 कोरोना केसेस के बाद 11 इलाके सील। हैदराबाद, लाड़काना और घोटकी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना पाकिस्तान में अब रोज ही अपना रिकॉर्ड तोड़ने लगा। एक दिन में 136 जाने ले गया। 2975 टोटल अमवात हो गई। 24 घंटों में 5839 नए केसेस सामने आए, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,54,758 हो गई। How dare you blame the people of Pakistan for your criminal ignorance, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, अपनी नाअहली का जिम्मेदार अवाम को ठहराएं। पाकिस्तान के अवाम को जाहिल कहने वालों को अवाम इलेक्शन में बताएंगे। जुल्फे बुखारी और अलीम खान नुज़मा कारदार पर बरस पड़े। जुल्फे बुखारी कहते हैं, खातून अव्वल से मुतालिक पीठ पीछे गुफ्तगू शर्मनाक है। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की इज्जत सबके लिए पहली तरजीह है। अलीम खान ने कहा, किसी भी किस्म की गैर अखलाकी बयानबाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। खूब इम्तिहान लेगा। रवां हफ्ते ज़मीन को आग का कोला बनाए रखेगा। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। जून के आखिर में बादल आएंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और बजट हो रहा है। सबसे पहले वफाकी बजट पेश किया गया, उसके बाद पंजाब का, और आज सुबह सिंध का बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट का मजमूई हुजम 1000 अरब होगा। 5 से 10% ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो विफाक या पंजाब में नहीं बढ़ाई गई, उस पर भी इजाफा होगा। बिल्कुल, चूँकि बजट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए, और मेरे ख्याल में बजट एक दफ़ा ही आना चाहिए। जिस तरह से मिनी बजट का रवाज पाकिस्तान में पड़ चुका है, वो बड़ी गलत बात है और आवाम के साथ की अच्छी बात नहीं है। डेवलपमेंट बजट की बात कर रहे हैं, सिंध में वो कहा जा रहा है कि 63 अरब का कट लग रहा है, जबकि हेल्थ के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं,
जिसमें 5 डिजीज़ इन्फेक्शन कंट्रोल अस्पताल कायम किए जाएंगे। तो ये है मंसूबा। इसके अलावा भी हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लान भी है और साथ साथ एक टीचिंग अस्पताल भी कायम करने का फैसला है। तो ये अच्छी बात है और इसके साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए भी प्लान बनाया गया। अब देखना आज ये होगा कि क्या प्लान्स बनाए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन तो बात की बात है, लेकिन अभी प्लान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो भी अच्छा बनाया जाए ताकि उसके ऊपर भी लोग मुत्तफिक हो जाएं। अच्छा, बड़ा फोकस बजट लग रहा है सिंध का। उसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो मैंने 2-3 चीज़ें कि आईटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो चाहे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हो, उसके लिए कहा जा रहा है कि खास बजट रखा जाएगा। और दूसरा, ये इजलास भी ऑनलाइन हो रहा है। सो ऑनलाइन बजट इजलास पहली दफ़ा सिंध में पेश किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि कोरोना के पेश नज़र इकदाम उठाए जाए। जरूरी भी था, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि 25% इट वाज अ मैच्योर डिसीजन। 25% सिर्फ मेरे ख्याल है असेंबली मेंबरान आ रहे हैं, बाकी जो है वो वहीं पर रहेंगे ऑनलाइन। तो ना नेशनल असेंबली में ऐसा हमने देखा, ना पंजाब असेंबली में देखा, हालांकि एक मेंबरान की तादाद बहुत ज़्यादा है इधर। तो ये होना चाहिए था। असेंबली में मेंबरान ने आकर क्या करना होता है, आकर एहतजाज करना होता है, वो ऑनलाइन भी रिकॉर्ड करवा सकते थे। ऑनलाइन में ये होता है कि आप म्यूट कर सकते हैं। आप सारे वो माइक्स म्यूट कर देंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और आराम सुकून से जो बजट इजलास पढ़ रहे होंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी। खैर एनीवेज, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन जो आज डिसीजन लिया जा रहा है उसमें हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा है और 45 नए मंसूबे जो हैं वो भी शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ का जैसे आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ कोरोना वार्ड्स और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो फोकस तो किया जा रहा है, लेकिन अब हमने देखना है कि हुकूमत ने प्लान क्या बनाया। तो इम्तियाज़ शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, सिंध के एनर्जी के डिपार्टमेंट है, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। और चूँकि आज आप बजट पेश करने जा रहे हैं तो हम ये पूछेंगे आपसे कि क्या प्लान है तालीम, सेहत, इसके साथ साथ स्पेशली कोरोना, दीगर डिपार्टमेंट बजट किस तरह से मैनेज करने जा रहे हैं। 1000 अरब का जो बजट बनाने जा रही है सिंध हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ही कोरोना की वबा दुनिया में और पाकिस्तान में आई है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी का निज़ाम और चीज़ें तब्दील हुई हैं और इसी तरह उसका असर बजट पे और मुल्की अखराजात पे और मुल्क के दूसरे मामलात पर भी पड़ा है और आइंदा भी पड़ेगा। उसी को सामने रखते हुए देखते हुए, क्योंकि कारोबार में जिस तरीके से रुकावटें आईं और बाकी लॉकडाउन्स की वजह से या कुछ वैसे ही कोरोना की वजह से जो कारोबार बंद हुए, तो लाजमी है टैक्सेस की वसूली में भी मतलब कमी आई और मतलब बजट्स में भी पैसे कम हुए, आमदनी भी कम हुई। तो उस हवाले से बजट बनाते वक्त इस बात को मलहूज़ नज़र रखा गया कि जितने पैसे होंगे उसमें ज़्यादा पैसे हम हेल्थ के हवाले से खर्च करें। इस वजह से हेल्थ पे ज़्यादा पैसे रखे गए हैं और हेल्थ पे इसलिए ज़्यादा रखे गए हैं कि ये वबा जो है ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, पूरे हर शहर में, पाकिस्तान के सूबों के हर शहर में। तो लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इसी से मुलहिक जो अस्पतालें हैं, जो उनके जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं वो रखी गई हैं। तो उस वजह से हेल्थ पे बजट ज़्यादा रखा गया है और सिंध में इस साल जो कल बजट पेश होने वाला है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसे हेल्थ पे और हेल्थ की जितनी स्कीमें इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अस्पतालें और उनके मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं उनको स्कीम्स को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए फ़ंड्स दिए गए हैं और उनके बजट में भी तकरीबन कोई 10 अरब रुपए का इजाफा किया गया है पिछले साल से। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ तालीम को दी गई है और उसके बाद एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ हेल्थ को प्रायोरिटी देकर बाकियों को नज़रअंदाज किया गया है। बाकियों की बजट में कोई कटौतियाँ नहीं की गई, लेकिन मज़ीद नई डेवलपमेंट स्कीम्स जो है वो सिलेक्टेड कर दी गई हैं और हेल्थ पे तवज्जो दी गई है। तो इस वक्त हेल्थ एजुकेशन पर तवज्जो दी गई है, लेकिन एग्रीकल्चर को पीछे नहीं छोड़ा गया। शेख साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो तो आज जब बजट पेश किया जाएगा तो तमाम नंबर ने आ भी जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, जो अभी लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल है, कोरोना का आपने जिक्र किया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, उसमें सिंध में क्या सूरत हाल है? पूरे पाकिस्तान में, पूरे सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है, सिंध इसको किस तरह से फॉलो करेगा और हालात कैसे संभलेंगे? सिंध पहले दिन से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के फेवर में था। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो कि लीड कर रहे थे ये कोविड के ख़िलाफ़, वबा के ख़िलाफ़ पूरी जंग पाकिस्तान में, उन्होंने लीड रोल अदा किया सिंध में। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने और बाकी सूबों ने उनको फॉलो किया, मरकज़ ने उनको फॉलो किया। उसके बाद लॉकडाउन थोड़ा नरम कर दिया गया
मरकज़ की तरफ से कुछ मुखालफतें हुई, कुछ चीज़ों को खोल दिया गया। उसके बाद फिर ये आप देखें कि ईद से पहले तकरीबन तमाम लॉकडाउन को हटा लिया गया और आप देखें कि उसमें केसेस की जिस तरीके से इजाफ़ा हुआ है अमवात में, जिस तरीके से इजाफा हो रहा है पॉजिटिव केसेस में, तो एक परेशान कुन सूरत हाल है। अब तो फेडरल गवर्नमेंट भी खुद मानती है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं फौत होंगे, और अल्लाह करे इससे हमें वबा से सबको महफूज रखे, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। और लोगों से हमारी अपील यही है कि आप जो आपको बताए गए एहतियाती तदाबीर, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला बरकरार रखना, मास्क लगाना, हाथों को धोना, इस तरह के और जो WHO, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको बताती रही, उस पर अमल करें। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि लोगों ने भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी लॉकडाउन के SOPs पे अमल करते हुए। अब सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि किन इलाकों में लॉकडाउन किया जाए, किन इलाकों में कारोबार को रोका जाए, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मिलाप हो रहा है, जहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा है लोगों का। तो वो फैसला सूरत हाल को और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर सूबे फैसले करेंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ मतलब उन इलाकों को सील कर दिया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा, और प्लस उस कारोबार को बंद किया जाएगा और जुर्माने किए जाएंगे जो SOPs के खिलाफ वर्जी करेंगे। और हुकूमत सिंध कोशिश करेगी कि SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करा सके। जी ठीक है इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप बता रहे थे कि उम्मीद की जा रही है कोरोना के हवाले से भी कुछ इकदाम किए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो बजट पेश करने जा रहे हैं, एक अगर ओवरऑल बात की जाए तो हेल्थ और एजुकेशन पर अगर काम कर लिया जाए, डेवलपमेंट फिलहाल 1 साल के लिए थोड़ी सी उसको कट भी लगा दी जाए तो कोई मेरा ख्याल है आवाम को कोई एतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल, और आवाम को भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ये देखिए, जो उन्होंने इलाका जात सील करने की बात की, अब मैं ये सोच रही थी कि ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाहौर के 51 इलाकों को सील कर दिया गया, कराची में जो 16 यूनियन काउंसिल्स हैं, मुख्तलिफ गलियों में जाकर गुंजानाबाद इलाकों में मखसूस इलाकों को सील किया जा रहा है। ये मैनेजमेंट का काम है, और अगर इनसे ये मैनेज ना हुआ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ पंजाब से, सिंध से, KPK से, तो सिचुएशन खराब भी होगी, और दूसरा लोग तंग पड़ जाएंगे। लोगों को तंग करना मकसद नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें तो ये सिचुएशन बेहतर हो। और शायद ओवरऑल एक एरिया को लॉकडाउन करने से शायद ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि सिलेक्टिव कर लें थोड़ी देर के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ताकि अब देखें कि क्या कुछ फ़ायदा होता है या पेशेंट्स कम होते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं कि इससे ही कुछ पेशेंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, उससे SOPs में थोड़ा सा फॉलो करने में आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस इकदाम से हुकूमत के कुछ पेशेंट्स में कमी आएगी, और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा। एनीवेज, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज सिंध हुकूमत ने बजट पेश करना है, इससे पहले पंजाब और फिर फेडरल हुकूमत ने भी बजट पेश किया। बजट पर एतराज़ात बहुत होते हैं इसी मुल्क के, बजट ठीक नहीं है। हुकूमत हमेशा कहती है हमने बेस्ट बजट दिया, अपोजिशन हमेशा कहती है ये वर्स्ट बजट था एवर। अब ये रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, हाँ मतलब हो कोई भी हो, हमें तो अपोजिशन वाले यही कहते हैं, जो सी पार्टी भी होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो कि इशू है वो है रेवेन्यू कलेक्शन, जिसमें आफ्टर टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये बहुत बड़ा मसला है जो कि पाकिस्तान में आज तक उसका हल तलाश नहीं किया जा सका कि आखिर क्या वजह है कि टैक्स टू GDP जो रेशो है पाकिस्तान की दुनिया के कम तरीन ममालिक में आती है। मतलब ये इंतहाई परेशान कुन बात है कि पाकिस्तान में वो टैक्स कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से आज तक रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन में हमें बहुत से इश्यूज का सामना रहता है। हालांकि हमें इसे इतना कॉमन और आसान बनाना चाहिए कि बच्चे बच्चे की फिंगर टिप्स पे हो कि अगर आप टैक्स पे करेंगे तो ही आपकी डेवलपमेंट होगी, टैक्स पे करेंगे तो ही आपको हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज और तमाम चीजें जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर टैक्स मनी। लेकिन हम में ये कल्चर नहीं है, वो चाहे ट्रेडर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम आदमी हो, सैलरीड पर्सन हो। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। टैक्स सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, एक आम आदमी इसको आसान तरीके से समझ नहीं पाता। इसमें एक और इशू है कि हमारे पाकिस्तान में ये भी बात होती है कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हमसे टैक्स लिया जाता है जबरदस्ती, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ पे ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स कम है। हम इनकम टैक्स नहीं देते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल टैक्स है, आपकी ड्यूटीज हैं, आपकी इतना ज्यादा, आपका जो यूटिलिटी बिल्स में इतना ज्यादा टैक्स का परसेंटेज है। देयर इज रीजन ना,
जब आप फाइलर नहीं होंगे, आप रेगुलर टैक्स पेयर नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाएंगे, ये हमें समझना है। और अगर हम फाइलर होने की रेशो बढ़ा देंगे तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे। खैर, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और ओवरऑल जो सिस्टम है उसको आसान कैसे बनाया जाता है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉर्पोरेट एंड टैक्स लॉयर अजीज निश्तर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अजीज साहब ज्वाइन इन करने के लिए। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वफाकी बजट भी आपने मुलाहिजा किया जो इस दफ़ा पेश किया गया और उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा ताकि टैक्सेस में आवाम को रिलीफ दिया जा सके। जो टैक्स लगाए जाते हैं, सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगी, वो कलेक्ट नहीं होते, रेवेन्यू मीट नहीं होता, ओवर द ईयर्स ये पूरी प्रैक्टिस चली आ रही है, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? और इस साल अगर टैक्स अब कम लगे हैं तो अगले साल डेफिनेटली क्या रेवेन्यू मीट हो सकेगा या नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगा, एक तो ये कहना कि क्या इस साल टैक्स नहीं लगे हैं, यस कोई नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन कोई नया मेजर टैक्स नहीं लगा, टैक्स में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं। लेकिन अहम बात ये है कि क्या पहले टैक्स कम हैं? टैक्स पहले खासे सारे हैं और वो खासे हाई रेट पे हैं। दुनिया में जो टैक्स के स्ट्रक्चर के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो टैक्स चोरी जो है उसको अगर रोकना हो तो उसके दो आसान तरीन तरीके ये हैं कि टैक्स के लॉ को आसान बिल्कुल सिंपल बना दिया जाए और उसकी एनफोर्समेंट उतनी सख्ती से कर दी जाए। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली दोनों ही काम उल्टे हैं। हमारे यहाँ हाई टैक्स रेट्स हैं और जो एनफोर्समेंट है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जिस अंदाज से उस लॉ को एनफोर्स करती है वो बहुत ही वीक है। हम इसे कहते हैं कि ये दुनिया की वर्स्ट रेसिपी है टैक्स के मुतालिक। हमारे यहाँ ये है, आप इसी चीज़ से देखें कि पाकिस्तान माशाल्लाह उन मुल्कों में है, उन टॉप के 3-4 मुल्कों में है जहाँ ओवरऑल भी और पर कैपिटा चैरिटी जो है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, फलाही तंजीमों को दिया जाने वाला चंदा जो है वो हाईएस्ट है दुनिया में। उसकी ये क्यों है और टैक्स लोग क्यों नहीं देते, उसकी मैं ये एक बात समझता हूँ, मेरी अपनी एनालिसिस है कि उसकी एक वजह है कि लोगों का इस बात पे, आम आवाम का, टैक्स पेयर का इस बात पे एतमाद बहुत कम है कि हमारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाएगा वो अवामी फलाह और इंसाफ बढ़ाने के कामों में इस्तेमाल होगा। जहां अवामी फलाह उन्हें नज़र आती है, ईदी साहब ने जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कायम कर दिया। इसी तरह आप और देखें या कितने सारे अभी ये अजीज साहब आपने बड़ी बेहतरीन बात की है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग रिस्पांस पहले देखते हैं, एक्शन पहले देखते हैं, फिर वो टैक्स देते हैं। अगर वो देखते हैं कि इस तरह ट्रस्ट नहीं है उनके हुकूमत पर उनको, तो फिर वो टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये सही अप्रोच है? क्योंकि अगर पहले लोग टैक्स देंगे, पहले क्या होना चाहिए, फिर पहले हुकूमत अपना ट्रस्ट बढ़ाए, लोगों के अंदर एतमाद आ जाए हुकूमत के ऊपर, उसके बाद फिर लोग टैक्स देंगे, उसके बाद हुकूमत फिर रिस्पॉन्स देगी, फिर ये सिस्टम बनेगा। तो ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है, तो फिर फौरी क्या किया जा सकता है? इसमें एक्चुअली दोनों ही चीज़ें जो हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो लोगों को शो करे कि आपके जो पैसे मिलते हैं वो उसी तरह आपको वापस जो है मुआशरे को मिलते हैं, तरक्याती कामों के थ्रू, नेक कामों, बाकी चैरिटी के थ्रू। जैसे एक अच्छी चीज़ जो है इस बजट में हुई है वो एहसास की जो एलोकेशन है वो 187 बिलियन रुपए से बढ़ा के 208 बिलियन रुपए कर दी गई, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों के हाथों में, गुरबा के हाथों में पैसे जाएंगे, वो मार्केट से, बाज़ार से चीज़ें ख़रीदेंगे और जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी और उसी तरह जो प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन ये दोनों साइड पे है। लेकिन ये मैं इस चीज़ का बिल्कुल जो है वो हामी हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स की एनफोर्समेंट में ज़्यादा या कम जो भी रेट है उसमें जितनी सारी सख्ती होगी उसी लिहाज से गवर्नमेंट के पास पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे और गवर्नमेंट को खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि हमें ये, चूँकि ये पैसे हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा हैं तो इसलिए टैक्सेस को कम कर दिया जाए। दूसरा ये कि टैक्स को उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड होना चाहिए। हमारे यहाँ बेस जिसे हम कहते हैं, पॉपुलेशन बेस
बहुत थोड़ी सी, प्रैक्टिकली 1 मिलियन लोग भी टैक्स पे नहीं करते। बाकी लोगों से, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू हर बंदा ही दिए जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को असल में जो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स होता है या दौलत टैक्स होता है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अमीर लोगों पे से ज़्यादा लिया जाता है, गरीब से कम लिया जाता है और मुआशरे में जो है मुआशरती इंसाफ बनता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, तो इस वजह से गरीब भी उतना ही टैक्स बेयर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजीज साहब, लेकिन यहाँ पर जो आपने जिक्र किया ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं और फाइलर नहीं होते लोग, मैं ये समझती हूँ कि शायद उसमें बड़ी वजह आगाही की भी है। एक जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि अगर वो फाइलर हो जाएंगे तो वो बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस से बच जाएंगे, बहुत से एक्स्ट्रा पैसे पे करने से बच जाएंगे। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है। हम वेस्टर्न कंट्री की मिसालें तो बड़े खुले दिल से देते हैं, आप भी बेहतर तौर पर जानते हैं कि वहां पर अगर टैक्स फाइल किसी ने करना है तो वो सिस्टम इतना आसान है कि आम आदमी की जबान का सिस्टम होता है, वो समझ आ जाती है। यहाँ तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप यकीन जानिए मैंने 2-3 दफा ट्राई किया कि मैं खुद अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दूं, मैं नहीं कर सकी। आई हैड टू गो टू एन एक्सपर्ट। तो ये कितना आसान बनाना कितना जरूरी है, इस पे आप मुस्कुराए भी हैं तो आप समझते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। जी, ये मैं टैक्स ऑफिसर भी रहा हूँ 15 साल, मैं लॉयर भी हूँ और मैं ये समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल बजा है। टैक्स को फाइल करना इतना आसान होना चाहिए कि जैसे आपकी तरह कोई सैलरीड है, किसी सिंगल सोर्स इस तरह की कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई टीचर है, कोई बाकी, इन लोगों का तो ऐसे होना चाहिए कि बहुत, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत आराम से आपको नेट पे जाके या भले जो है पेपर के फॉर्म पे आप आसानी से कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और साथ ही एक और चीज़ ये हुई है कि हर चीज़ पे जो ही आपको पैसे मिलते हैं, आपकी जेब में पैसे आने से पहले उस पर टैक्स कट गया होता है और वो उसकी कोई एक मद में नहीं होता, जगह जगह मुख्तलिफ मद्दात में होता है। आपको उसी अपने कटे हुए टैक्स को ही जो है वो साल के आखिर पे जो है उसे इकट्ठा करके उसका क्लेम करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सारा मुश्किल काम है। इसलिए लॉ की कम्प्लेक्सिटी, ख़ास तौर पे आम बंदे के लिए लॉ की कम्प्लेक्सिटी को जो है वो मिनिमाइज़ करना होगा। बिल्कुल सही है अजीज़ साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है। आपने मतलब वसी तजर्बा आपका माशाल्लाह अमेरिका में, पाकिस्तान में हुकूमत के साथ और प्राइवेट इदारों में भी, अमेरिका में भी आपने इसी तरह काम किया। क्या आपने फ़र्क देखा टैक्स कल्चर का, हुकूमत के अंदर कुछ पॉलिसीज़ का, और क्या मशवरा देंगे कि आप पाकिस्तानी हुकूमत को कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारा ना दरअसल मैं कहना नहीं चाहता था, हमारा एक साइकोलॉजिकल मसला है हमारी नेशन का जी। वो साइकोलॉजिकल मसला ये है और उसमें बहुत बड़ा सारा रोल हुक्मरानों का, हुक्मरान अदारों का बहुत बड़ा सारा रोल है जी। कि आज तक हम आज़ादी के बावजूद 70-72 साल गुजर जाने के बावजूद साइकोलॉजिकली आवाम अपने आप को आज़ाद नहीं समझती। वो ये पैसा जो है ये ऐसे नहीं है जैसे गांव वाले इकट्ठा करके या एक टाउन वाले इकट्ठा करके कोई पब्लिक फलाह का प्रोग्राम करने के लिए इकट्ठा करते हैं। ये ऐसे समझते हैं कि जैसे ये किसी नौआबादियाती हुकूमत ने हमारे ऊपर लगाया हुआ है, जो हमारी वेल्थ में से ये निकाल के लेके जा रही है, जो हमारे ऊपर नहीं खर्च होना। इस मेंटालिटी को जिस दिन जो है ये हमारे कौमी अदारे ख़त्म करने में या कम करने में कामयाब होंगे लोग, मैं समझता हूँ लोग इस तरह के इज्तमाही कामों में जो है आगे बढ़कर देंगे। एक तो लॉ को कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, एनफोर्समेंट जो है वो ईजी होनी चाहिए, और तीसरा जो जैसे मैंने कहा ये साइकोलॉजिकली जब ये बैरियर ख़त्म होगा कि हुकूमत और हम एक हैं, ये अलग-अलग नहीं है, उस दिन ये चीज़ें जो है वो आसानी से कल्चर एक जिसे हम कहते हैं ना अमेरिका का कल्चर, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको बताऊँ ये पिछले दिनों ही अभी 5-6 महीने पहले स्वीडन में इलेक्शन हुआ और उसके साथ रेफरेंडम हुआ ऐसे एक मामले पे कि जी क्या टैक्स का रेट 1% कम कर दिया जाए। लोगों ने कहा नहीं किया जाए। यहाँ पे लोग कहेंगे कर दे, कहा कि नहीं किया जाए क्योंकि हाँ नहीं, वो इस वजह से देखिए वहाँ लोगों का
गवर्नमेंट पे इतना एतमाद है कि हम इनकी जेब में पैसे डालेंगे, हम इनके हाथों में पैसे डालेंगे तो ये उसी तरह वापस मुआशरे को वापस करेंगे। बिल्कुल सही, वही बात हो गई ना अजीज साहब, ये तो एक सोच की बात है जो हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है। टैक्स सिस्टम को अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर लेंगे और स्कूल लेवल पर शामिल करेंगे तो आने वाली नस्लें इस सिस्टम को बेहतर तौर पर समझकर अपना मैच्योरिटी शो करते हुए रोल प्ले कर सकेंगी। अब ये जो जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा बड़ी राइटली यू पॉइंटेड आउट कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हम में, लेकिन वहीं पर अब ये बात भी तो समझाने की ज़रूरत है ना कि हम एक सुई, एक माचिस की डिब्बी, एक छोटा सा धागा भी लेते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स उस पर पे कर रहे हैं। ऐसा आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को ये बताया जाए कि वो डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आ जाएं? पंजाब में अगर मैं खास तौर पर जिक्र करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है। रेस्टोरेंट में जो रिम्स का सिस्टम बनाया कि आप जो टैक्स पे करते हैं वो मेक श्योर करें कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाए, कोई थर्ड पार्टी उसको खाना ले, तो वो एक सिस्टम ऐसा है कि लोग खुद ब खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल फेडरल लेवल पर कोई ऐसा सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाए कि लोगों में आसानी, लोगों को समझने में भी आसानी हो और लोगों को लगे ये बेनिफिशियल है, बजाय इसके लोग समझते हैं हम फाइलर हो जाएंगे तो हमारी ये जायदाद भी कब्जे में आ जाएगी, हम पे और पैसे ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। ये सोच भी तो एग्जिस्ट करती है। जी, मैं इसमें ना एक मसला जो है, यही जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जी, जब इनके साथ किसी का रब्त होता है किसी टैक्स पेमेंट वगैरह के सिलसिले में, तो उन्हें आसानी की बजाय, टैक्स पे करने की आसानी की बजाय टैक्स से दौड़ने की आसानी ज़्यादा सिखाई जाती है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी जो बंदा इस सिस्टम में आ जाएगा वो रगड़ा जाएगा, वो ये उसके साथ ये जो है वो मुश्किल पेश आएगी। अगर इसी चीज़ को आसान कर दिया जाए कि जी मुझे ये रिश्वत देनी मुश्किल है लेकिन मुझे गवर्नमेंट का रेवेन्यू देना आसान है, तो उस दिन से आवाम भी उसी, देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा कैरेक्टर ये हुआ है कि अगर रेड लाइट पे आपको पता हो आगे सिपाही नहीं रोकेगा तो आप रेड लाइट को फॉलो बहुत सारे केसेस में नहीं करते। एनफोर्समेंट जिस वक्त इतनी सारी सख्त होगी लोग करना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी नेचर का हिस्सा बन जाएगा कि ये वाली चीज़ है, ये बाकी चीज़ों के साथ साथ जिस तरह हम अपने घर का बजट करते हैं आप उसी अंदाज से अपनी आमदनी में नेशनल बजट का में अपना हिस्सा भी पे करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अजीज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत आसान बना दिया आपने इस कौन की बात, बट आई रियली होप कि आवाम को भी ये बात बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी को टैक्सेस की कम किया जाए, आसान किया जाए और फिर ट्रस्ट जो है जब बनेगा, ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, जब ट्रस्ट बनेगा तो लोग टैक्स भी देंगे, कल्चर भी आएगा, साइकोलॉजिकली मामला ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जल्द मामला पाकिस्तान में ठीक हो, टैक्स कलेक्शन के बाद से पाकिस्तान दुनिया में टॉप ममालिक में आए, ना कि नीचे से नंबर पाकिस्तान का ऊपर हो। अभी एक ब्रेक फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के से रिलेटेड लोगों की कंट्रोवर्सीज आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं और कल जो एक बयान गर्दिश कर रहा था वो सोचकर और सुनकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। मुझे लगा कि वो शायद हर बार ऐसा कुछ कह जाते हैं, उसके बाद उनको फिर उस पर एतराज़ और जब देखना पड़ता है फिर माजरत भी करनी पड़ती है। खैर एनीवेज, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़, जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो कि कल बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश रहा, सोशल मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पर भी इस पर बहुत बात हुई। लाहौरियों के बारे में उन्होंने कहा, खुसूसन पाकिस्तानी अवाम के बारे में उन्होंने कहा कि वो जाहिल हैं और शायद वो बात नहीं समझते, अल्लाह की कोई स्पेशल मखलूक हैं। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बातों से बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग के। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़, किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने मुलाहिजा की लाहौरी जाहिल हैं, अल्लाह की कोई ख़ास मखलूक हैं, 1.25 महीने से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो क्या गवर्नमेंट छोड़कर कहीं चले गए थे या दोबारा ज्वाइन इन किया? एनीवेज, उन्होंने कल जब बहुत ज़्यादा क्रिटिक
का सामना करना पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस लोगों के रिएक्शंस में की सूरत में देखना पड़ा। ये तो होना ही था, उन्होंने माफी भी मांगी। लोग समझते नहीं है, अभी वो उस पर एडमेंट थी। एनीवेज इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कल पंजाब असेंबली में करारदाद भी पेश की गई और कमल लियाकत साहिबा जो कि मेंबर हैं उन्होंने करारदाद पेश की थी, उनसे ही बात करेंगे। साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा और कमल लियाकत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत साहिबा, जब सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का हमने बयान दूसरा भी चला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन ये बात समझने के लोग समझते नहीं हैं। शायद अभी भी उनका मतलब ये है कि लोग जाहिल हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल भी उनका मतलब नहीं है। देखिए ये तो बात ठीक है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं या जिन्हें अल्लाह ताला अवाम का नुमाइंदा बनाता है, तो लोग हमें लीडर सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि हम लोगों को लीड कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ पे पर्सनल चीज़ें नहीं रहती। हम पब्लिक फिगर, जो भी पब्लिक फिगर्स हों, आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर लें, तो जो लिबर्टी एक आम आदमी को हासिल है इस तरह की लफाजी की, वो किसी भी पार्लियामेंटेरियंस को हासिल नहीं है। लोग देखें, बात यह है कि हमें 1000 दफा नाप तोल के सोच के बोलना चाहिए। और अब ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद नहीं, माजरत करने के बाद भी मुसर्रत साहिबा वो अपने पॉइंट पे डटी हुई हैं। वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी कौम जाहिल है। अब मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने ये भी कहा कि 1.25 महीने से हम आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं समझी, अब जिम्मेदारी हमने फिर खुद ले ली। ये इस बात का क्या मतलब है? मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आई कि आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी शुरू से ही नहीं है, हर लम्हा हर सेकंड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आवाम का ख्याल रखे, आवाम के लिए काम करे। जब इनकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी, पर्टिकुलरली मैं अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करूं तो हमेशा अवामी खिदमत का नारा लगाती थी। आज उसी अवाम को जिन्होंने इनको वोट दिया, इनको इलेक्ट किया, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उनको ये जाहिल कह रही हैं, अजीब मखलूक कह रही हैं। ये इंसाफ तो नहीं है ना फिर? देखिए सीमन, सबसे पहले तो मैं किसी इस चीज की जो है ना जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। बिल्कुल सही कर रही हैं आप। दैट इज मैच्योर ऑफ यू। बिल्कुल भी जी, थैंक यू सो मच। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, मेरा तो खुद चीमा, मेरे मियाँ जमशेद इकबाल चीमा साहब का हल्का लाहौर से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए हमारे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज हम जो कुछ भी हैं लाहौर से बने। लाहौर का तारीखी जलसा, लाहौरियों ने हमें कामयाब किया, तो आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। और अगर मैं एक बात जरूर यहाँ पे आपके गोशगुजार करूंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौरी खुद है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज के प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर आप उनके देखें, उन्होंने जितनी दफा भी आवाम से मुखातिब हुए, उन्होंने क्या क्या कहा। हम्बल होके मैं अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सीएम साहब को देखें, आप चीफ मिनिस्टर साहब की जितनी प्रेस टॉक से जितनी दफा वो मुखातिब हुए, जितनी दफा उनकी प्रेस रिलीजेज आई, वो हम लोग तो यही करते हैं, हम अपील कर सकते हैं। अपील ही करनी चाहिए, आवाम को ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए और इस पर माजरत की है, लेकिन मजीद भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आइंदा से ऐसे वाक़यात ना पेश आएँ। कमल लियाकत साहिबा भी हमारे साथ हैं, उन्होंने करारदाद पेश की गुज़श्ता रोज़ असम्बली में। कमल लियाकत साहिबा, क्या कहेंगी? आपकी जानिब से तो करारदाद पेश की गई, लेकिन अब इस तरह का रवैया आखिर क्यों होता है? हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे कोई भी पार्टी का आ जाए, जब वो हुक्मरान बनते हैं तो वो आवाम को समझते हैं कि वो जाहिल हैं, और जब वो अपोजिशन में होते हैं वो समझते हैं कि हम आवाम हैं और हमें ही सबसे ज़्यादा इंसाफ चाहिए। जी, पहले तो शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं यास्मीन राशिद साहिबा के अल्फाज, उनके बयान को कंडेम करती हूँ। और जिस तरह से लाहौरियों पे मैं कहती थी ये दाता की नगरी है और यहाँ बहुत मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं और लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है और यहाँ बड़ी मोहब्बतें हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत करने वाले। तो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी इन खसूसियात की वजह से, हम अपने गुड जेस्चर की वजह से मशहूर है और अफसोस कि हमें अपने ही घर से हमें इस तरह के अल्फाज सुनने पड़ रहे हैं। पहले तो मैं इसे कंडेम करती हूँ और मैं कहूँगी कि उन्हें अभी भी जिस तरह माजरत करनी चाहिए थी, अफसोस कि उन्होंने नहीं की, अफसोस के नहीं की। कोई बड़ापन का मुजाहिरा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी की और बीइंग अ लीडर, आप जिन लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनके पैसे के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनके दिए टैक्स के ऊपर आप मिनिस्ट्री इंजॉय कर रही हैं, अगर आपने उनकी दिल आजारी की है तो उनसे माफी खुले दिल से मांगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौरी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और कंवल साहिबा आपने ये करारदाद भी जमा कराई, लेकिन एक सवाल जो मेरा मुसर्रत साहिबा के लिए है, मुसर्रत साहिबा ऐसा तासुर क्यों आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर को ही क्रिटिसाइज किया जाता है? कैंपेन्स जब चलती थी तो लाहौर का डेवलपमेंट बजट डिस्कस होता था, लाहौरियों को क्या क्या नहीं कहा गया। आप खुद जब गवर्नमेंट में भी आ गए लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रही बट आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात कर रही हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कहा कल जैसे जाहिर, क्यों लाहौरियों को टारगेट किया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत तासुर है। उसकी वजह ये है, देखिए मैं सबसे पहले तो क्लियर करूं कि मैंने आपसे अर्ज की कि हमें इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आज गवर्नमेंट है, लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया, पहले लाहौरियों ने हमें एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल। जलसा मीनारे पाकिस्तान का देखें, बिल्कुल बिल्कुल लाहौर ने हमें बनाया तो फिर हम आज जो है वो हम बने। दूसरी रहेगी बात, देखें बात ये होती है, मैं लीडरशिप जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मेरे लीडर इमरान खान है और इमरान खान साहब ने जिनको सीएम बनाया वो है सरदार उस्मान बुज़दार साहब। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से लेके आज तक आप खान साहब की देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की हम्बलनेस देखें, आप सीएम साहब की देखें, और हम जो उनको फॉलो करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू बी हम्बल। हादसाती तौर पर कुछ हो जाना एक अलग चीज है, वो किसी के साथ भी हो जाता है। चलें, ये हादसात पता नहीं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही होते हैं। कंवल साहिबा ने कल करारदाद भी जमा कराई है अबू से, और उन्होंने मुतालिबा किया कि उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद को ओहदे से हटाया जाए। अब देखते हैं उस करारदाद पर बात होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से दोबारा से मामलात ना हों और या कोई भी शहर हो उसकी आवाम की इज़्ज़त की जाए, उनका एक जो स्टेटस है वो देना चाहिए। इस तरह से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिस तरह से उन्होंने भी कहा मुस्तफा साहिबा ने कि 1000 बार सोचना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं, जो इस के उहदों पर होते हैं, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए ऐसे अल्फाज बोलने से पहले, क्योंकि बाद में फिर माजत करते हैं और माजत भी उस तरह से नहीं की है। चले खैर माजत मान भी ली लोगों ने, अगर एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, लेकिन इस तरह के अल्फाज बोलने से पहले, और बार बार ऐसे होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह से बोला जाता है, इससे इज्तनाब करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से लोगों के दिलों में जो है ना वो दुख बढ़ता है, बढ़ जाए कि खुशी को आ जाए। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में जब भी क्राइसिस आता है तो पाकिस्तान में बहुत सी आवाम फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आ जाते हैं, सोशल वर्कर्स आगे आ जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। यही बात हमारी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कही कि पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है फलाही कामों में। अब चाहे वो फलाही काम ऑन ग्राउंड हो या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के जरिए आप एक दूसरे की हेल्प करें तो नए नए आइडियाज़ पाकिस्तानी आवाम भी लेकर आती है। बिल्कुल, और ये जो आप बात कर रहे थे कि मुखय्यर हजरात सामने आते हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट सामने आते हैं, उससे मुराद सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। आप किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी के लिए ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। आसानी पैदा करना किसी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा ही ग्रुप जो सोशल मीडिया पर शुरू किया गया था कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से, कोविड-19 वॉरियर्स के नाम से, जिन्होंने रिकवर कर लिया, और ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आजकल हम बहुत सी खबरें ऐसे देख रहे हैं, मेडिसिन महंगी हो गई हैं, प्लाज्मा खास तौर पर जो एक टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर दुनिया में काम हो रहा है, पाकिस्तान भी उस एक्सपेरिमेंट से गुजर रही है कि लोगों को रिकवर करने के लिए जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनका प्लाज्मा लगाया जाता है, तो वो नहीं मिल रहा। मैंने बहुत ऐसी खबरें देखी कि वो लाखों रुपए में बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है उन लोगों के लिए जो क्रिटिकल हैं कोरोना की सिचुएशन में, इस ग्रुप ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो ये ग्रुप शुरू कैसे हुआ, सोशल मीडिया को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, कितने पेशेंट्स ऑन बोर्ड हैं, और खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द, आपके जानने वालों में, आपके कॉलीग्स में, आपके जिसको भी आप जानते हैं, अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है या कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं और कैसे ये ब्रिज का रोल प्ले करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। जुरेज रियाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुरेज, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग इन योर कैपेसिटी, क्योंकि बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी हम समझते हैं शायद है लोगों में, बट जब आप करना शुरू करते हैं तो वो खुद ब खुद एक्सपेंड होती जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इट वाज इनिशियली सपोज्ड टू बी अ वेरी स्मॉल आइडिया, जिसमें मुझे नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा ये वायरल हो जाएगा और इतना ज़्यादा इसमें मेंबर्स आ जाएंगे। लेकिन इनिशियली आई थॉट कि 5 to 10,000 मेंबर्स होंगे और उसमें आई विल बी एबल टू टैकल देम, किसी ना किसी तरह से प्लाज्मा डोनर्स और रेसिपिएंट्स को आपस में मैं कनेक्ट करवा दूंगा। लेकिन जब वो वायरल हुआ, एक दिन में 10,000 15,000 बंदे ऐड होना शुरू हो गए। अब अभी इट्स जस्ट बीन 18 डेज और उसमें कोई 3 लाख से ऊपर ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो इट वाज एक्चुअली सैड, इट वाज नॉट समथिंग जिसमें मैं खुश हुआ
कि इस तरह का ग्रुप, इट इज़ नॉट अ फ़नी ग्रुप, इट इज़ अ वेरी सीरियस ग्रुप। इसमें ज़िंदगी की कश्मकश में जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, मैक्सिमम अपने प्लाज्मा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने फिर इसके लिए आई थॉट कि नाउ आई नीड टू क्लोज माई बिजनेस, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। मुझे सारी की सारी अपनी अटेंशन ह्यूमैनिटी के लिए देनी है, क्योंकि आई एज एन इंडिविजुअल नीड टू प्ले अ पार्ट। उसमें होता ये है कि हम लोग के ग्रुप पे जो क्वेरीज आती हैं उस पर लोग एक तो सपोर्ट करते हैं खुद, कुछ हमारे पास कह लें साइलेंट डोनर्स होते हैं जो ग्रुप में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमें कि कौन सा पोटेंशियल रेसिपिएंट है, इसको मैं खुद ही कनेक्ट करेक्टली कर रहे थे खुद ही। अक्सर आप पोस्ट देखेंगे तो उस ग्रुप में ऐसी पोस्ट आती हैं कि डायरेक्टली हम लोगों को ग्रुप से किसी ने अप्रोच किया और हम लोग को डोनर्स मिल चुके हैं। तो अदर देन दैट अगर किसी को उस ग्रुप के थ्रू नहीं मिल रहा तो आई एम मेंटेनिंग ए डेटाबेस एट plasmaportal.org। अब होता ये है कि मेरे पास अगर किसी की रिक्वेस्ट आई है और मैं उस ग्रुप में भी देख रहा हूँ कि अगर किसी की हेल्प नहीं हो पा रही तो आई ट्राई माई बेस्ट कि किसी तरह भी उन लोगों को आपस में कनेक्ट करवा दिया जाए, किसी तरह मेरे पास जो डेटाबेस है उनको कनेक्ट करवा दिया। बिल्कुल सही, तो ये फिर तो बड़ा आसान हो जाता है। और मुझे जुरेज एक चीज़ जिस तरह से, क्योंकि आप माशाल्लाह आईटी एक्सपर्ट लग रहे हैं कि तभी आपको इतनी चीज़ों का पता नहीं हो या एटलीस्ट आपको मालूम है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये चीज़ का पता ही नहीं लग रहा, कुछ लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है डाटाबेस ये वो, किस तरह एक आम देखने वाले के लिए आप आसान लैंग्वेज में बताएं कि आप करते क्या हैं, कैसे लोग कनेक्ट होते हैं और किस तरह से इसमें जो फिल्ट्रेशन है कैसे होती है, फिर जो होता है ना रिफ्लेक्ट करना सही लोग कौन हैं, वो सारा कुछ कैसे पता लगता है? अच्छा, इसमें जो रेसिपिएंट्स हैं उनकी इनिशियली तो हम लोगों को क्योंकि कोई SOPs गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं थी तो हमें नहीं आइडिया था कि किस तरह से फ़िल्टर करना है हर रेसिपिएंट को। लेकिन अब क्योंकि कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने भी दी हैं, कुछ डोनर्स की भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे दी हैं, कोई क्राइटेरिया, अब हम लोग गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को कोशिश करते हैं कि पूरी तरह हम लोग अपने तौर पर वेरीफाई कर लें। अदरवाइज़ वी एजुकेट द रेसिपिएंट्स एंड डोनर्स साइमल्टेनियसली कि ये क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, इफ़ समवन कॉन्टैक्ट्स यू तो आपने ऐसे सारा वेरीफाई करना है। अब होता ये है कि हमारे पास तो सिंपल मैं लेमैन लैंग्वेज में लोगों को बता दूं कि किस तरह रजिस्टर करना है और हम कैसे वेरीफाई करें। आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, उसी की डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसमें आइदर एज रेसिपिएंट और एज डोनर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस होगा, हम आपको पोटेंशियल रेसिपिएंट्स के साथ कनेक्ट करवा देंगे या रेसिपिएंट्स को डोनर्स के साथ कनेक्ट करवा देंगे। हमारी ये सर्विसेज हैं, हमारे जो मेंबर्स मॉडरेटर्स जो पेज के जो हैं वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को आपस में कनेक्ट करवाते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि जिसको प्लाज्मा चाहिए वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने प्लाज्मा डोनेट करना है वो भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो ग्रुप है फेसबुक पर ये इतना इफेक्टिव है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर रहा है कि अगर और हर रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लग भी नहीं सकता, ये एक मेडिकल टर्म है जो डॉक्टर समझ सकते हैं। तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन को चेक करते हुए ये तमाम डिसीजंस और ये तमाम ब्रिज का रोल जो है वो प्ले किया जाता है। अच्छा, अब इसमें जुरेज मुझे ये बताइए, जो आजकल मैं बहुत स्टोरीज पढ़ रही हूँ, मैं पर्सनली ऐसी किसी स्टोरी को मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं जानूँ, लेकिन मैंने बहुत सी लोगों की स्टोरीज ट्वीट्स देखे हैं, लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं। इज इट ट्रू? कल मैं एक मैसेज देख रही थी जो वायरल हुआ था, एक पिक्चर अबूजर, उसमें उस पेशेंट ने कहा कि मेरे तो खुद रिकवर होने में 3-4 लाख लग गए हैं, तो मैं तो मुफ्त में प्लाज्मा नहीं दे सकता। दिल तो मेरा किया कि वो मेरे सामने हो और मैं फिर अपनी दिल की भड़ास निकाल दूं, बट इज इट ट्रू? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इसमें बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ये आपको पता है इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो जो माइंडसेट जिनका ऐसा होता है वो ट्राई करते हैं कि किसी तरह भी हम लोग इसको मोनेटाइज कर सकें। अब कई पोस्ट हम लोगों की ऐसी आती हैं, मॉडरेटर्स भी एक जंग लड़ रहे होते हैं कि वो पोस्ट को अप्रूव करने में एक पूरा प्रोसेस है कि नंबर 1 उन्होंने फेक नंबर सारे डिक्लाइन करने, उसके बाद हम चेक करना है पहले प्रॉपर चेक करना है, फोन करके चेक करते हैं कि ये डोनर असल है, रेसिपिएंट असल है कि नहीं है। इतनी ऑथेंटिसिटी आपको कैसे पता चलता है ये असल है कि नहीं? फोन तक की वेरिफिकेशन, पोस्ट की अप्रूवल तक हम लोग सिर्फ फोन पे कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उनसे जब वो हम तक पहुंचते हैं कि हमें डोनर चाहिए, फिर हम उनसे पूरी पेशेंट की रिसीट वगैरह, उनके हॉस्पिटल के बिल, कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है इसमें कि प्लाज्मा थेरेपी उसने रिकमेंड आया की भी है कि नहीं, वो सब वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वी कॉल द हॉस्पिटल कि ये नाम का पेशेंट, ये MR नंबर ये आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि ये जा चुका है या कोई पुराना केस है। तो अगर वो कह दें
हैं कि हाँ जी ये अवेलेबल है, तो फिर ही हम लोग उनको डोनर के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज वी डोंट। मतलब प्रॉपर एक स्क्रूटनी करके उसके ऊपर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। उसमें कुछ गलतियां ऑब्वियसली हो सकती हैं। आपने अभी बोला है कि अभी हमने एसओपीज को प्रॉपर फॉलो करना शुरू किया है, गलतियां भी गुंजाइश है। अभी तक क्या चांस है, क्या कोई गलत प्लाज्मा किसी को तो नहीं लग गया या फिर कोई गलत डोनर था, ऐसे तो नहीं पॉसिबल हुआ? ऐसे ये हमारे नोटिस में एटलीस्ट ऐसा कोई केस नहीं आया जिसने कोई हमें रिपोर्ट किया, लेकिन हाँ आई नो फॉर अ फैक्ट कुछ लोगों को मैंने खुद FIA को रिपोर्ट किया जो प्लाज्मा 3 लाख 3.5 लाख का भी बेच रहे थे जी। उनके नंबर्स और उनकी स्क्रीनशॉट कॉन्वर्सेशंस भी मेरे पास आई, वो 3.5 लाख का बेच रहे थे। उसके बाद एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन को 3.5 लाख में बेचने वाला एक बंदा, उसको भी FIA को रिपोर्ट किया हमने। तो दैट इज़ द थिंग जो हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं, दैट सेड। मैंने उसमें उसके अलावा आई थिंक हम लोग इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहता। अभी तक आप लोग कितने पेशेंट्स को प्लाज्मा पहुंचा चुके हैं, मतलब कनेक्ट करा चुके हैं डोनर और रेसिपिएंट, और उसके बाद उनकी तबीयत कैसी? अच्छा, इसमें माइल्ड और मॉडरेट केसेस में हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो मुस्बत ही आती हैं कि रिकवरी हो रही है, लेकिन 100% रिकवर्ड के हमारे डायरेक्ट पेशेंट्स नहीं है अभी उसमें, क्योंकि अभी दिन भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ इस ग्रुप को बने हुए ना डोनर्स को। लेकिन इसमें एक जो चीज़ मेन ऑब्जर्व करने वाली है ये कि अगर वेंटिलेटर तक पेशेंट चला गया तो उसकी रिकवरी प्लाज्मा थेरेपी पे भी नहीं हो रही, उसकी हुई है प्लाज्मा थेरेपी। ऑलरेडी डन दिस प्रोग्राम कि अगर वेंटिलेटर पर है तो फिर उसके लिए इट डजंट। और वो मेरे पास भी यही डेटा आया है कि 2-3 पेशेंट्स थे जो वेंट पे गए, उनकी फिर कहीं वो रिकवर हुए, फिर प्लाज्मा थेरेपी हुई एंड देन फिर उनकी मतलब बेसिकली माइल्ड और थोड़े से जो क्रिटिकल ना हो उनके लिए आप जो है आसानी करते हैं। अच्छा, एक आपके जब मैं वीडियो देख रहा था तो ये भी था कि आपको डोनेशंस फंड्स भी मिलते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये तो लोगों से कनेक्ट करना है, फंड्स की क्या ज़रूरत है आपको? इसमें ऐसे हो रहा है कि इनिशियली तो हम लोगों की सारी वॉलंटियर की टीम ही चल रही थी, मॉडरेटर्स और हमारी पूरी टीम उसी तरह से चल रही थी, लेकिन अब हमें कुछ फंड्स मिले तो हम लोगों ने बंदे एलोकेट किए, हम लोग अब हेल्पलाइन जनरेट कर रहे हैं, फ़ोन रख रहे हैं, उसमें बंदे रख रहे हैं ताकि वो लोगों को कनेक्ट तेज़ी से करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस इज़ स्लाइटली स्लो। उसके बाद एक पूरी टेक टीम इसके लिए हम लोग बना रहे हैं जो पीछे ऐप और उसकी डेटाबेस को जो इसकी वेबसाइट है उसको भी मेंटेन करे। तो वो एक है। तीसरी चीज़ हमारा जो फोकस है वो ये कि जो डोनर्स ऐसे हैं, जो रेसिपिएंट्स ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते कि वो अगले के टेस्ट का एक्सपेंस बर्दाश्त कर सके, तो हम लोग वो सारी डोनेशंस उनके ऊपर लगाने का प्लान है। अभी तक आपसे किसी ने कॉन्टैक्ट किया है कि मैं डोनर हूँ और बड़ी अशद ज़रूरत है इसकी, लेकिन मैं ये बेचना चाहता हूँ, तो ऐसा इंसिडेंट जो प्लाज्मा यस बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं हमारे ग्रुप में और उसमें पूरी गुर्बत का एक वो पूरा किस्सा लिखा होता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, तो मैं कोरोना से निकल आया हूँ लेकिन मैं अपने प्लाज्मा बेचना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम उसकी डिक्लाइन करते हैं क्योंकि अगर कोरोना ना होता तो आप कैसे जी रहे होते। बिल्कुल सही। अच्छा जुरेज, इसमें एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा जो हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस फैलाइएगा। लोगों को नहीं पता प्लाज्मा क्या होता है, मतलब अभी भी लोग इस पे कंफ्यूज हैं कि खुदा खासा कोई सर्जरी होती है, कोई चीज निकाली जाती है, कोई मुझे तो पहले ये मालूम था कि प्लाज्मा एक बोतल जो है वो आपके 3 खून की बोतलों के बराबर है, हालांकि असल में डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर हफ्ते आप प्लाज्मा दे सकते हैं क्योंकि इट्स लाइक ब्लड डोनेशन, जिसमें से वो जो लेस थिक ब्लड होता है वो प्लाज्मा। ये अवेयरनेस जो है वो जरूर क्रिएट कीजिएगा आवाम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे, आप सोसाइटी की इसी तरह खिदमत करते। नाज़रीन, यही लोग हैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और इस तरह से लोग पाकिस्तान जितने होंगे पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात इंशाल्लाह कम से कम तर ही होती रहेंगी। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम अब बात करेंगे उस मुल्क की जो कि शायद समझता है कि शायद पूरी दुनिया में वो एक वाहिद मुल्क है जो कि सही है और बाकी सब गलत हैं, और जब ऐसा दुनिया उनको बताती है कि नहीं तुम भी कई दफ़ा गलत हो, बल्कि मोस्टली तुम ही गलत हो, और उसकी एक बेहतरीन मिसाल चाइना ने दी भारत को, क्योंकि भारत की हम बात करें जो कि जुल्म ढाता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आपके वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हों, पूरे भारत में यही हालात हैं। और अब जब चाइना के एक एरिया में लद्दाख में जब ऐसा किया भारत की जानिब से, तो फिर भरपूर जवाब दिया गया। भारतीय फौजी जो हैं वो भी मार गिराए गए और भारतीय मीडिया ने इस चीज़ का एतराफ़ भी कर लिया। लद्दाख में तो ये हुआ, लेकिन
दूसरी तरफ चूंकि वहाँ उनका बस नहीं चल रहा तो कोशिश उन्होंने की कि इस इशू से डाइवर्ट करें मामला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू कर दी इंडिया ने, लेकिन वहाँ पर भी उनको मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा किया। तो जहाँ जहाँ आप अपनी मनमानी चलाना चाहेंगे ऐसा होता नहीं है कि वो चल जाए। इंडियन आर्मी हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को मुंह की खाना पड़ेगी जब आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी। ना भारत के अंदर सुकून है ना सरहदों पर सुकून है। तो फिर देख लीजिए कि आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी घटिया पॉलिसीज किस तरह ना सिर्फ आपकी कंट्री को मुतासर कर रही हैं बल्कि इंटरनेशनली भी इंडिया के इमेज को किस हद तक धक्का पहुंच रहा है। ये अब आई थिंक नाउ इज द टाइम कि उनको सोचना और जैसे कि हम बात करें ना कि भारत का रवैया कश्मीर में क्या है और दूसरी जानिब चाइना से जो मामला हुए, कल सिमल इतना इंटरेस्टिंग मामला था जैसे जैसे स्टोरी डेवलप हुई कि लद्दाख में कितना नुकसान हुआ भारत को। 20 फौजी उनके हलाक हुए हैं जिसमें एक कर्नल भी शामिल है और वो रात को बहुत लेट तक भारत ने माना ही नहीं और बड़ी देर तक ये कोशिश करते रहे कि शायद ये चीज़ बाहर ना निकले, ये बात बाहर ना निकले, लेकिन सच जो है वो छुप नहीं सकता। पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया अब ये देख रही है कि भारत को खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है चाइना के हाथों और चाइना जो है वो अपने आगे आ रहा है उस इलाके में लद्दाख में और भारत को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। इसमें अबूजर आप ये भी देखिए कि हमेशा इंडिया की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडा की बड़ी बात की जाती है और वो हमेशा हमारा जो भी बयानिया होता है वो 27 फरवरी का इंसिडेंट ले लें या हिस्ट्री में जितने भी ऐसे वाकयात हैं, इंडिया हमेशा डिनाई करके अपने आप को हीरो प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कल चीनी तर्जुमान ने कहा उससे मैं समझती हूँ पाकिस्तान की साख भी मजबूत हुई है कि दो लोग और दो मजबूत मुल्क जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। जब उन्होंने कहा कि भारत ने दरअंदाजी की कोशिश की थी फिर उनको मुनासिब जवाब दिया और उनको बैकफुट पर जाना पड़ा, तो इसका मतलब है कि ये दरअंदाजी की जो खसलत है भारत की घटिया खसलत अरसे से चली आ रही है और ये एक्चुअली उसके पास है। इस तमाम चीज पर हम बात करेंगे। अभी जो सिनेरियो बन रहा है इंटरनेशनली भी चीन और इंडिया के दरमियान और दूसरी तरफ जो इंडिया अब अपना मुंह छुपाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आ रहा है और वहां भी उसको मुंह की खाना पड़ रही है, इस पर बात करेंगे। मारिया सुल्तान साहिबा डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मारिया साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लद्दाख में 20 फौजी हलाक हो गए कर्नल समेत और दूसरी जानिब कश्मीर में तो आपको पता है भारत क्या करने की कोशिश करता है, लेकिन कल हुआ क्या भारत के साथ? आखिर ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ? फिर उसके बाद मानना नहीं लेकिन रात गए मानना भी पड़ा और अपोजिशन पूरी भारत की आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि हो क्या गया हमारे साथ। देखिए, हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को जब ख़त्म किया तो उसके बाद कश्मीर का जो हिस्सा है लद्दाख, उसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ अपनी अस्करी जो आप एक तरह से कह सकते हैं हिकमत अमली है उसको फाल करने के लिए ना सिर्फ फॉरवर्ड बेसिस बनानी शुरू की, लेकिन उनका ख्याल था कि इस नुक्ते नज़र से कि चीन की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगा। लेकिन तकरीबन 5 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और 3 जगहों पे ख़ास तौर के ऊपर और गलवान रिवर जो है उसके ऊपर ये जो झड़पें हुई हैं जो तकरीबन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हिंदुस्तान की उससे पहले की पोजीशन थी उसके अंदर तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर और कुछ अंदाजे के मुताबिक कहीं ये लाइन जो है 9 किलोमीटर इनसाइड इन्होंने कुछ सड़कें और कुछ फौजी छावनियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका ख्याल था कि ये फौजी छावनियां बना लेंगे और ये मुतनाज़ा जो हैसियत है कश्मीर की उसको बाला-ए-ताक़त रखते हुए तमाम काम करेंगे। लेकिन चीन ने इसकी तरफ न सिर्फ एक तो वाज़े रद्द अमल दिया, लेकिन ये बात हिंदुस्तानी अफवाज पे और हिंदुस्तानी कौम पे वाज़े की कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो वो फौजी छावनियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीन के नोटिस के बगैर नहीं चलेंगी और चीन इसका जवाब देगा। और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिस जगह पे अटैक हुआ है वहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग जो हैं अभी सिर्फ उन बात का रखा गया, लेकिन जो कहा जा रहा है गैर रस्मी तौर पर वो ये कि तकरीबन 50 से ज़ायद हिंदुस्तानी फौजी जो हैं इस वक्त चीनियों के कब्जे में हैं और वो कुछ घंटों तक उनको मुसलसल वापस करते रहेंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका शायद ना तो किसी भी प्रोफेशनल फोर्स के लिए एक लम्हा फ़ख्र है और ना ही किसी मुल्क के लिए जो कहता है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत है और इलाकाई तौर पर हर चीज़ हम ताकत की बुनियाद पर करना चाहते हैं।
तो ये एक बड़ा वाज़ेह जवाब है चीन की तरफ से, और यही जवाब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को हिंदुस्तान को दिया। बिल्कुल, 27 फरवरी को ही नहीं, हमेशा भी दिया जाता है, लेकिन वहां पर जो झूठ का एक कवर भारत पहन लेता है, अब वो भी कमजोर होता नजर आ रहा है, जब चीनी तर्जुमान को ये कहना पड़ा, दरअंदाजी वाली बात। अच्छा मारिया साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब देखिए किस तरीके से भारत अपनी नाकाम पॉलिसीज की वजह से, वो चाहे सरहद में हो, वो चाहे इंडिया के अंदर हो, खुद ही कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रहा है, और खुद ही अपने बयानात जो माजी में भी देता रहा है और अब भी दे रहा है, उसमें अब जिसे कहते हैं ना डिसबैलेंस नजर आ रहा है। तो क्या आप ये समझती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अब ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उभर कर सामने आएगा कि किस तरह इस खत्ते में भारत अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब जवाब दिया जाता है तो एकदम खामोश हो जाता है? क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से अब तक इस इंसिडेंट पर, लद्दाख वाले इंसिडेंट पर कोई बयान या उस तरह से वाज़ेह तौर पर कोई चीज सामने नहीं आई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी बात हो। देखिए, इसमें जो बुनियादी फरीक है इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान है, क्योंकि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर मुतनाज़ा है। इस नुक्ते नज़र से हमें ये केस न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना चाहिए, लेकिन सलामती काउंसिल में भी लेके जाना चाहिए कि हिंदुस्तान वहाँ की जो मटीरियल चेंजेस हैं, यानी कि ज़मीनी तौर के ऊपर हक़ाइक़ को तब्दील कर रहा है असली ताकत की बुनियाद के ऊपर। इस वक्त वो चीन के साथ दस्तबरदार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है और मुतनाज़ा है, और अगर कोई भी मुल्क बैनुल-अक़वामी सलामती, और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान तीनों एटमी ताकतें हैं, और अगर जंग की झड़पें तेज़ होती हैं तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक बड़ा खतरा बन सकता है और एक बड़ी तशद्दुद में जा सकता है। और ये जो झूठ बोलते रहे अपनी आवाम के साथ कि वो जो है ये एक छोटी झड़प है और इस झड़प के पीछे किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, ये सरियन झूठ है। और चीन ने ये बात वाज़ेह की है, पाकिस्तान ने ये बात भी वाज़ेह की है कि अगर हिंदुस्तान इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता है और मुसलसल करता है तो हम इसका जवाब देंगे, और ना सिर्फ देंगे लेकिन इसका जवाब अपनी मर्जी पे और जिस तरह चाहेंगे वहाँ देंगे। तो जाहिर है इससे जंग के मारिया साहिबा, जंग के इम्कानात की आपने बात की, अगर बात करें भारत के पूरी दुनिया में इस वक्त तासुर क्या जा रहा है? बात हम कर रहे हैं भारत का इस वक्त जो चीन के साथ मामला चल रहा है, उसके बाद गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने मामला देखा होगा नेपाल में। नेपाल ने नक्शा मंजूर कर लिया जो कि वो भी मुतनाज़ा समझा जाता था एक वक्त में, लेकिन नेपाल ने वो भी कदम उठाया भारत के अगेंस्ट। इसके बाद अफगानिस्तान में पीस डायलॉग में भारत का हिस्सा ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर में किया कोशिश की दरअंदाजी करने की, फिर आर्टिकल की बात की आपने 370 और 335A उसको भी ख़त्म किया। ये सारे मामलात में आप देख रही हैं कि भारत के खित्ते में ताल्लुकात खासे मुतासिर हो रहे हैं, खित्ते में कमज़ोर हो रहा है भारत, और भारत जो है वो पीछे जा रहा है। पूरी दुनिया इसका नोटिस ले रही है कि नहीं? देखिए, हिंदुस्तान ने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की थी बिलखसूस अमेरिका को और उनके जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं कि हिंदुस्तान उनकी वो तमाम उनकी जो ख्वाहिशात हैं इस खत्ते में उनको पाए तकमील तक लेके जाएगा। वो उनका एक कलीदी साथी है, उनका एक इत्तेहादी है, और उसके पास एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत है और वो तमाम फैसले ताकत की बुनियाद पर कर सकता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी जिनके मामला हैं, वहाँ भी हालात खराब जो हिंदुस्तान के कहा जा सके, तो ये बात वाज़ेह है कि वो अस्करी कुव्वत नहीं रखते हैं। वो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके लिए वो तैयार नहीं है। और तीसरी बात ये कि इलाकाई तौर पे कोई भी उनकी इलाकाई बालादस्ती जो है तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, वो सब खटाई में पड़ सकती हैं अगर एक बड़ी जंग का जो है खदशा उसमें इजाफा होता है। तो इनको दोबारा सोचना चाहिए कि सचमुच हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है जिसके ऊपर तमाम तर जो उनके मोहरे हैं वो हिंदुस्तान के साथ जाके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो ये भी सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी ताकत है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, मईशत के लिहाज से भी उनको सोचना होगा। आपने अच्छा पॉइंट रेस किया कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती हैं। अच्छा मारिया साहिबा, ये भी बताइएगा कि दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आता है कि ह्यूमन राइट्स का अपनी अपनी कंट्री में बहुत ख्याल रखा जाए। और भारत ओवर द ईयर्स इस तरह की बैड और फेल्ड एग्जाम्पल्स दे चुका है। जैसे कश्मीर में हम देखते हैं, अब कश्मीर तो चले हमारा हिस्सा है और एक मुतनाज़ा टेरिटरी है जिस पे हम बात करते हैं। भारत के अपने अंदर जो शहरियत का कानून आया, आसाम में क्या हुआ, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो उनकी अंदरूनी कहानी है, ऐसा नहीं लग रहा कि भारत की सरकार वाकई में वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है?
देखिए, ये बीजेपी हुकूमत का एक आप तरह से कह सकते हैं हिकमत अमली है, जिसमें वो ये समझते हैं कि जो लो कास्ट हिंदू हैं उनको जो है वो तमाम मराद देंगे जो मुसलमानों के पास और अक़लियतों के पास हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो नए रिसोर्सेज पैदा करने के बजाय उनसे वो हकूक़ लेके इन लोगों को देंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, जब भी मसला इंसानी हकूक़ का आता है और आप इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई वाज़ेह रियासत उसके ऊपर एक वाज़ेह हिकमत अमली या वाज़ेह स्टांस नहीं लेती, तो कुछ अरसे बाद वो प्रॉब्लम जो है दोबारा सरफेस करता है। बिल्कुल। तो ठीक है, इस वक्त सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे हकूक़ जो इन्होंने मुसलमानों से ले लिए हैं, लेकिन ये चीज़ एक तरह से आप कह सकते हैं एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आज नहीं तो कल ये चीज़ें जब उभरेंगी और जब इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर जब तहरीकें चलती हैं तो वो फिर रुकती नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सियाह फार्म मूवमेंट है वो इस बात की अक्कासी करती है कि आप हजारों साल ये काम कर सकते हैं, लेकिन बिलखसूस जब ये सूरत हाल आगे जाती है तो ये आपको। लेकिन मारिया साहब, आपने जिक्र किया जॉर्ज फ्लॉयड का, अमेरिका में अभी तक वहीं पर यही मामलात हैं। अमेरिका में तो गुज़िश्ता 100 साल से यही हो रहा है और सैकड़ों सालों से यही मामलात हैं। वहाँ पर सियाह फार्म को राइट्स नहीं मिले, बड़ी कोशिशें की गई हैं, और मार्टिन लूथर किंग के आपको सामने ये मिसाल सारी, उसके बाद राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए जो बात की गई, लेकिन वहाँ पर भी कोई हालात ठीक नहीं हुए। आज भी वही मामलात हैं। भारत में भी हमेशा से ये होता रहा है। माइनॉरिटीज़ के साथ क्या चल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए एहतजाज होते हैं, पूरी दुनिया थोड़ा सा बोलती है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं, जुल्म वहीं पर रहता है? नहीं, देखिए ऐसे नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो फ़र्क है हिंदुस्तान में और बाकी जगहों के ऊपर ये कि दुनिया में चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं हो, वहाँ जहाँ लोगों के साथ अगर तारीख में कोई ज्यादतियाँ हुई तो कम से कम रियासत कानूनी तौर के ऊपर जो है एक तरफा नहीं होती है। मतलब कानूनी तौर के ऊपर कम से कम आपके इदारे कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करते हैं। हिंदुस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि जहाँ रियासत जो है एक तरफा हो गई, जहाँ रियासत ने ये हकूक लोगों से लेने, जहाँ उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने कानून साजी करके लोगों से ये हकूक लिए हैं। तो इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती सिवाय हिटलर के ज़माने में, जहाँ हिटलर में न्यूरमबर्ग के जो कवानीन थे उसके तहत यहूदियों से ये हकूक लिए गए, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि उनका क्या जवाब निकला। उस रियासत ने किस तरह की तकारीफ दुनिया के लिए लेके आई, और इस वक्त दुनिया को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिसको वो इत्तेहादी बनाना चाह रहे हैं, जिस हुकूमत के साथ वो खड़े हैं, वो एक आम हुकूमत नहीं, वो एक फाशिस्ट हुकूमत है। और ऐसी हुकूमत अपने लोगों के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक वबाल जान बन सकती है अगर आप इस हकीकत को नहीं समझते हैं कि ये सारा कुछ कानून साजी, ये सारे कुछ रियासती तौर पर किया जा रहा है, जहाँ लोगों को रियासती तौर पर के हकूक से महरूम किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, भारतीय अवाम का भी जिक्र कीजिएगा कि वो भी अब नाला नज़र आती है, ऑपोजिशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है, क्योंकि वो लोग भी तंग आ गए हैं, ना सिर्फ सरकार की पॉलिसी से बल्कि सरहदों पर होते हुए ये तमाम जो झड़पें हैं, और अब वो ओपनली इसको अपोज करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये मोदी सरकार के लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, हकीकत तो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहुत मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त इसलिए है क्योंकि वहाँ इंतहा पसंद सोच जो है जड़ पकड़ चुकी है लोगों तक। जो आरएसएस है, जो शिवसेना है, इसके जो लोग हैं वो खुलेआम लोगों के कत्ल कर रहे हैं। मुंबई रॉयट्स जो हुए उसके अंदर जिस शख्स ने गोली मारी उसको उन्होंने जो है बेल दे दी। जिस लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद की बात की उसको उन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। उसने सिर्फ नारा दिया, दूसरे शख्स ने गोली मारी, यानी कि वो जो फर्क है उनकी जस्टिस सिस्टम में वो कोलैप्स कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप देखते कि उनके जो बड़े मतलब जो एक सुप्रीम कोर्ट है, उनकी सुप्रीम कोर्ट भी उनकी गैर फाल नजर आती है, उनकी जो पार्लियामेंट है वो गैर फाल नजर आती है। सिविल सोसाइटी तो मुतहरिक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इंतहा पसंद सोच है हिंदुस्तान के अंदर, ये पूरे मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और ये अनकरीब जो है ये लोगों की जंग बन जाएगी। मारिया साहब, आपने जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट का भी भारत में, उसमें अगर बात की जाए जो बाबरी मस्जिद में डिसीजन लिया वो भी इंतहाई मुतनाज़ा था। फिर अगर मीडिया की बात भी आप जाते जाते अगर कर दें कि मीडिया का क्या रोल है भारत में, इंतहाई ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही पपेट मीडिया है, कोई बात सही नहीं है, हर बात की निगेशन आर्मी मीडिया दे रहा है, हर बात झूठ ही झूठ है और कुछ भी नहीं है भारत की मीडिया में। एक फिक्स्ड प्रोपेगेंडा है जिसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। देखिए, आपने इससे बड़ी बात, इससे ज्यादा दुरुस्त बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग मीडिया को वहाँ फाइनेंस कर रहे हैं वो या तो बीजेपी गवर्नमेंट से हैं या बीजेपी गवर्नमेंट के हमारे अमल से, और इसके अलावा जो वहाँ का हुकूमती नैरेटिव है, जो भी हुकूमती इंतहा पसंद सोच है, वो उस तक इसको लेके आ रहे हैं। अगर आपको याद हो मुंबई की जब राइट्स हुए तो फिर मीडिया ने आके, हिंदुस्तानी मीडिया ने आके लोगों से कहना शुरू कर दिया कि जी अब आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें। उससे पहले वो तमाम इंतहा पसंद तमाम कुछ वो खुद फैन करते रहे। तो इस वक्त जो एक रोल आपको हिंदुस्तानी मीडिया का नजर आता
है हिंदुस्तान के अंदर और बैन अक़वामी सतह के ऊपर, वो दोनों जो है ना सिर्फ गैर मुनासिब हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की तबाही का बायस बनेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मारिया साहिबा, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि भारत चाहे सरहदी नाकामी हो या पॉलिसीज़ की नाकामी हो, अपनी आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, इश्यूज़ डाइवर्ट करने के लिए हर चीज़ पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू कर देता है। पाकिस्तान को मीडिया में इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि बस अब आवाम का गुस्सा यहाँ निकल जाए और सरकार की नाकामी के ऊपर ना आए। बिल्कुल, कबूतर आ जाए तो इनको मसला हो जाता है, टिड्डी दल आ जाए तो पाकिस्तान के ऊपर, गर्म हवाएं आ रही हैं तो पाकिस्तान के ऊपर। एट टाइम्स तो उनकी रिपोर्ट्स इतनी फनी होती हैं कि हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो रहा होता है कि ये लोग सोचते कहाँ से हैं, ये कब तक चलता रहेगा कि हर चीज पाकिस्तान पे डाल। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक हमारे हाथ में है, टिड्डी दिल से लेके कबूतर से लेके पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है, ये सब कुछ हमारे पास है और ये तमाम तर चीजें हम हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। बात दरअसल ये है कि ये अपनी गलत पॉलिसीज़ का, अपनी ये जो जहराना पॉलिसीज़ हैं और बिलखसूस कि जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर और अपने लोगों को जिस तरह और इस खित्ते को जिस तरह वो एक सिक्योरिटी पैराडॉक्स में डाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो माशी तौर के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि जंग कहीं और लड़ी जा रही है और जो इक़्तिसादी पॉलिसी वो कहीं और जा रही है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जब भी आप जंग शुरू करते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ कशीदगी में इजाफा होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जंग खतरात है उसमें इजाफा होता है। तो आपकी जो अस्करी कार्रवाई है, जैसे कभी लद्दाख के अंदर या 27 फरवरी, ये तमाम तर चीजें आपके लिए एक बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मारिया सुल्तान साहब आपने बजा फरमाया, और झूठ के पैर नहीं होते सिमल कभी भी। आपका बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा। झूठ कभी नहीं होते, होता क्या है कि आप झूठ बोलते हैं, फिर इधर की बात उधर डालते हैं, फिर कोई और वजह बनाते हैं, डिनाइल में रहते हैं। असल में बात वही सच होती है जो सामने आती है, पूरी दुनिया उसको देख रही है कि भारत को जो है नुकसान हुआ है हमेशा और आइंदा भी होगा। इस चीज में बड़ा मजा आता है कि आप हर चीज जब पाकिस्तान पे डालते हैं तो हम प्राउडली कहते हैं हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हमने किया, कर लो जो करना है, हम यहाँ बैठे हैं। फिर हम सरप्राइज जवाब देते हैं और वो जवाब ऐसा होता है कि इंडिया उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और ऐसा ही अब इन्होंने चाइना के साथ करने की कोशिश की, वहां भी मुंह की खाना पड़ी। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम जब मोदी सरकार को ये समझ लेना होगा कि इंडिया को आप आइसोलेट करके इस खत्ते में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल करने चले थे वो पाकिस्तान को आइसोलेट, हो खुद गए आइसोलेट। ये होता है खुदा का करना, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसी तरह हमेशा सच जो है उसका साथ देगा। पूरी दुनिया सच को देख रही है। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और मैं ब्रेक में हंस हंस के पागल हो रही थी, और वो हंस में इसलिए रही थी कि एट टाइम्स कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं कि आपकी हंसी खुद ब खुद निकल जाती है। और ऐसा ही हुआ जो कल एक खबर आई इंडिया से, और वो ये थी कि इंडियन हीलर वो ये क्लेम करता था कि जो भी जिसके भी हाथ पे वो केस करेगा वो कोरोना वायरस से बच जाएगा। और फिर हुआ क्या बुज़र? हुआ ये कि जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो इस दुनिया में अब नहीं है, और वो खुद भी कोरोना वायरस का ही शिकार हुए। 20 मजीद लोगों को भी उन्होंने कोरोना किया। और ये मामला यहाँ पर ये हुआ है कि हीलर थे रतलाम इन मध्य प्रदेश, उधर की स्टेट है, जो करते क्या थे कि वो लोगों के हाथों को चूमते थे और इसकी वजह से वो कहते थे कि शायद कोरोना दूर हो जाएगा और मैं आपके सारी जो परेशानियां उसको दूर कर दूंगा। फिर हुआ ये कि 3 जून को उनको खुद कोरोना पॉजिटिव आ गया और एक दिन बाद उनका इस दुनिया से जाना हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब हुकूमत थी उनकी, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ट्रेस डाउन किया उनके लोगों को, तो 20 मजीद लोग जिसके हाथ पे चूमते रहे वो कोरोना वायरस ट्रांसफर करते रहे। अच्छा, अब जो हम हंस रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी के जाने की वजह से, चाहे वो हिंदू था, बेवकूफियों पर, जहालत पर, कि लोग साइंस को नहीं समझते। इंटरनेशनल रिसर्चेस मौजूद हैं, WHO की रिसर्चेस मौजूद हैं कि थूक के जरिए, छींक के जरिए, खांसने के जरिए ये फैल सकता है, और आप वही मास्क के बगैर आप लोगों के हाथों पर चूम रहे हैं। ये महाशय को अकेले नहीं थे, इनके अलावा भी बहुत से भारत में ना ऐसे बहुत से ज़्यादा आई थी आइडियाज़ कि अब वो बहुत से ज़्यादा हैं, जिसमें गाय से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कुछ था कि उसकी कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करें या फिर कुछ खाने पीने के लिए। इतना कुछ जहालत भरी पड़ी है, इतना कुछ है भारत में जहालत में कि वहाँ पर कोई साइंटिफिक इलाज तो शायद वो नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से इलाज कर रहे हैं और खुद इन्फेक्ट भी कर रहे हैं, लोगों को खुद भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये अफसोस का मकाम है, सीख लीजिए कुछ।
मेच्योर हो जाइए, इतनी जहालत अच्छी नहीं। और मैं ज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद को रेफ़र करना चाहूँगी और उनको बताना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा ये होती है जहालत, ये होती है बेवकूफ़ियाँ, ये होती है ऐसी मखलूक जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। लाहौरी बहुत समझदार और बड़े बाशऊर लोग हैं, खुदारा हमें इन जाहिलों के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि ये जाहिल है और हम नहीं हैं। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर कल हम पढ़ रहे थे और डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने रिकॉर्ड अपना वेट लूज किया है और बड़ा कम टाइम के अंदर जो है वो उसको लिस्ट तो बड़ी लंबी है हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। पाकिस्तान की सेलिब्रिटी का कोई जिक्र नहीं है, कोई आपका भी जिक्र हो जाता है कि आपने बड़ा वेट लॉस किया, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं। हम उस पर भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो लिस्ट है, सबसे पहले आप देख रहे हैं जॉर्डन ब्रियाना स्पार्क्स। जॉर्डन स्पार्क्स के नाम से जानी जाती हैं, अमेरिकन सिंगर हैं, इंडियन आइडल से फेम लिया और इन्होंने 18 महीनों के अंदर 50 पाउंड वजन कम किया। 50 पाउंड, वो ज़बरदस्त। अमेरिकन आइडल फेमस हैं। उसके बाद थे एक और हैं जेनेट जैक्सन जो कि सिंगर हैं अमेरिकन, और उन्होंने 70 पाउंड वजन कम किया है। तो मतलब 70 पाउंड कहना आसान है और शायद करना बहुत मुश्किल है। एक पाउंड के लिए ना लोग परेशान हुए होते हैं कि किस तरह से कम करना है। एडेल ब्लू जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उन्होंने अपना वजन कम किया और कंपैरिजन में पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स, लाइक शी वाज एक्चुअली दिस एंड देन दिस, स्लिम स्मार्ट, मतलब कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्टर्स सिंगर्स होते हैं ना, इनकी बड़ी जल्दी वेट लॉस होने की ये वजह नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर करिश्मा होता है उनके हाथ में, वो वजह ये होती है कि वो मेहनत करते हैं, फोकस होते हैं, मेहनत करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसीलिए वेट लॉस हो जाता है। आप भी अगर करना चाहें तो अच्छे तरीके से डाइट भी कंट्रोल करें और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करें, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। एक और हैं जेनिफर हडसन, वो भी 80 पाउंड वजन करने के बाद अब बहुत खुश महसूस कर रही हैं, अपने आप को बड़ा जबरदस्त फील कर रही हैं, ये आप देख भी सकते हैं। शी इज नोन एज J.H, J.Hud, दो उनके निकनेम्स हैं और उन्होंने लिटरली अपना साइज जो है 16 से 6 किया इन 2010 और जो फिगर्स आए हमारे पास 80 पाउंड्स के, 80 पाउंड्स वजन कम किया इन्होंने अपना। और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब ये खवातीन ही नहीं है, सिर्फ मेल भी बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, तो आपको पता है पहले हमेशा से बड़े जिम जाना पसंद करते हैं, डाइट करना पसंद करते हैं और अपने आप को फिट रखना पसंद करते हैं, और ये अच्छी बात भी है। और जो लोग बिल्कुल डाइट को कंट्रोल नहीं करते हैं और फिर पहले इस लेफ्ट साइड वाली पिक्चर पे हो जाते हैं, फिर राइट हो जाते हैं, ऐसे हैंडसम हंक बन जाते हैं। तो ये जॉन गुडमैन है जिन्होंने 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया। 100 पाउंड से ज़्यादा वजन कम करना, आई थिंक क्लैपिंग होनी चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम क्लियरली देख सकते हैं। जॉना हिल हैं, बहुत सी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं और वॉर डॉग से उन्होंने बड़ा फेम कमाया। उन्होंने तकरीबन ही गेन 40 पाउंड्स फॉर द मूवी एंड देन उन्होंने उसको वापस किया। तो ये भी एक बड़ा आर्ट है कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए आप गेन कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं। और उसके बाद सैम स्मिथ 50 पाउंड से ज़्यादा वजन कम, और उसके बाद क्रिस प्रैट जिन्होंने 60 पाउंड वजन कम किया है। अच्छा क्रिस प्रैट तो मेरे अपने बहुत फेवरेट हैं और बड़ी मूवीज में उन्होंने सुपर हीरो का रोल भी प्ले किया है और हम अब देखते हैं कि उन्होंने ना अपना ये स्केल ट्रिपल कर दिया। टाइम कम है, लेकिन मैं एक एडिशन करना चाहूँगा कि मैं अपनी बात कर लूँ, वो ये है कि मैंने 10 सालों में ना वेट कम होने दिया ना ज़्यादा होने दिया, मैं उसी पर जगह पे खड़ा हूँ और 10 साल हो गए। अच्छा, तो मैं भी अपनी मिसाल देना चाहूँगी, आपने दिया तो मैं पीछे क्यों रहूँ। मैं आई वेंट ऑन 69 व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो वो मेरा वजन 69-70 तक चला गया। नाउ आई एम बैक ऑन माय वेट। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अपने लिए करें और फोकस्ड होकर करें। एनीवेज जी, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेगमेंट जिसमें हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं और लोगों को डिटरमिन करने के लिए, फोकस करने के लिए जहालत का मतलब हो तो आप अपनी डेफिनेशन जो है उसको चेंज कर लें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, 24 न्यूज़ HD ऑफिशियल पेज। हम हमेशा से अलर्ट रहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आपकी ओपिनियन, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप वैसे भी अलर्ट रहें क्योंकि हुकूमत और ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। SOPs को फॉलो करें, घर से बाहर ना निकलें और प्रॉपर तरीके से अपनी जान बचाएं, अपने घर वालों की जान बचाएं, अपने इर्द गिर्द मिलने वालों की जान बचाने का एक ही तरीका है, SOP को फॉलो करते हुए प्लीज 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 घर पर रहें। स्टे एट होम एंड बी सेफ। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे हम और इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।